वेलकम स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है कोरोना। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई एग्जाम आरआरबी के लिए, ठीक, या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो। सही। तो कोरोना में सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि कोरोना बेसिकली होता क्या है। तो अगर मैं एक लेमैन आम आदमी की भाषा में बात करूं तो बेसिकली आप कभी भी अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से गुजरे तो आपको घर हिसिंग नॉइस एक सुनाई देती है, ठीक। हम उसी चीज को कोरोना बोलते हैं जो एक अलग से साउंड आ रही होती है। तो सबसे पहले, और कई बार क्या होता है कि आपको रात में या दोपहर में भी कई बार लाइटिंग सी दिखती है कंडक्टर के चारों तरफ, सही, वो भी कोरोना ही होती है। तो पहले ये समझते हैं कि कोरोना की डेफिनेशन क्या है। तो कोरोना की डेफिनेशन है द फिनोमिना ऑफ hissing noise, faint violet glow and production of ozone gas इज कॉल्ड कोरोना। ये आपकी कोरोना की बेसिक डेफिनेशन है, ठीक। हिसिंग नॉइस मैंने आपको बताया, घर की जो आपको आवाज आ रही होती है किसी ट्रांसमिशन लाइन में, किसी भी जब कंडक्टर के पास से निकलते हैं। दूसरा, फेंट वायलेट ग्लो, जो एक स्पार्किंग सी प्रोड्यूस होती है कंडक्टर के चारों तरफ। और प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस, यानी इसकी वजह से कंडक्टर में कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हम ऑपरेटिंग मैकेनिज्म समझते हैं कि कोरोना होता कैसे है, क्या चीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, हमारी जो एयर होती है वो हमारी एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिहेव करती है। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब है कि अगर कोई भी करंट पास करे तो वो उसमें पास या फ्लो नहीं कर पाएगी, ठीक। उसमें कनेक्टिविटी की प्रॉपर्टी 0 होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी जो एयर होती है उसमें कई सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कॉस्मिक रेस या फिर रेडियो एक्टिव वेव, ये सब चीजें मौजूद होती हैं, ठीक। तो कॉस्मिक रेज और रेडियो एक्टिव वेव्स और भी काफी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर में न्यूट्रल मॉलिक्यूल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एयर की, तो ये नॉर्मली स्टेशनरी रहते हैं। लेकिन जब भी हम किसी कंडक्टर पे कोई हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही माना ये कंडक्टर है, इससे मैंने हाई पोटेंशियल अप्लाई करा, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वो जब एयर के टच में आएगी, तो ये जो आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अब तक स्टेशनरी पोजीशन में थे, स्थिर थे, उसमें मूवमेंट आ जाता है। मूवमेंट आने से क्या होता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या किसी और आयन से टकराते हैं। टकराना मतलब कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है। तो उस कोलिजन से क्या होता है कि हमारे और नए इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब आपने जो ऑपरेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रखा है कंडक्टर पर, अगर आप अपने ऑपरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, ठीक, माना ये कंडक्टर है, इसमें आपने कोई वोल्टेज भी अप्लाई कर रखा है, तो जो ये कंडक्टर की सरफेस होती है इस पे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, ठीक। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू, अगर ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 kV पर सेंटीमीटर, ये है मैक्सिमम, ठीक। और दूसरी वैल्यू में लिखा हूं 21.2 kV पर सेंटीमीटर RMS, ठीक। अगर पोटेंशियल मैंने अप्लाई करा, पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाता गया, उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आपकी बढ़ती गई और एक वैल्यू ऐसी आई कि 30 kV पर सेंटीमीटर पे आ गई। तो ये हमारी एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो इस वैल्यू पर एयर में आपका आयोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मींस ये आयन इससे टकराया, कोलाइड करा, ये फिर अगले वाले से टकराया, एक और हमारा नया इलेक्ट्रॉन रीजनरेट हुआ, वो एक अगले से टकराया, फिर नया जनरेशन हुआ, और ये प्रोसेस
कम्युलेटिव हो जाता है। कम्युलेटिव मतलब लगातार होने वाला, यानी अब इसके जो चारों तरफ की एयर है वो आपकी आयोनाइज्ड हो जाएगी, और जब आयोनाइज्ड हो जाएगी तो इस केस में कोरोना होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक लॉजिक होता है कोरोना होने का। एक बार कंक्लूड कर दे रहे हैं कि आपका एटमॉस्फेयर होता है, नॉर्मल कंडीशन में उसमें एयर होती है जो एज अ डाइलेक्ट्रिक बिहेव कर रही होती है, लेकिन होता क्या है कि जब हम हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर की सरफेस पर पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, और जब इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू 30 केवी पर सेंटीमीटर मैक्सिमम और 21 केवी पर सेंटीमीटर आरएमएस हो जाती है, तो उस केस में एक आयोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और कोरोना अकर हो जाता है। ठीक, तो ये था कोरोना होने का बेसिक लॉजिक। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोना को इफेक्ट करते हैं। ठीक, तो वो फैक्टर्स हैं आपके, जिसमें से पहला फैक्टर है एटमॉस्फेयर। सही, मतलब हेडिंग डाल दे रहा हूं मैं, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना। फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना, तो पहला फैक्टर है आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन। बेसिकली एटमॉस्फेरिक कंडीशन से क्या मतलब है कि हमारा जो वेदर होता है कई बार शांत होता है, काल्म होता है, सही है, लेकिन कई बार क्या होता है, रेनी सीजन होता है या फिर स्टॉर्मी मतलब आंधी तूफान आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे जो उस एटमॉस्फेयर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ये सब होते हैं, इनकी आपस में कोलाइड करने की स्पीड बहुत तेज हो जाती है, और जब ये कोलिजन करने की स्पीड जब बहुत तेज हो जाती है तो इस केस में आपका कोरोना जो पहले हायर अप्लाइड वोल्टेज पे होता था, अब वो लोअर अप्लाइड वोल्टेज पे ही हो जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक, सेकंड है आपका कंडक्टर साइज। ठीक, कंडक्टर साइज से क्या मतलब है कि अगर आपका सेम अप्लाइड वोल्टेज के लिए कंडक्टर का एक साइज कम है और कंडक्टर का दूसरा साइज ज्यादा है, मतलब एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, इफ R2 ग्रेटर देन R1 फॉर सेम अप्लाइड वोल्टेज, तो इस केस में यहां पे कोरोना कम पोटेंशियल पे आकर हो जाएगा, लेकिन यहां पे कोरोना ज्यादा पोटेंशियल पे आकर होगा। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। और सेम चीज हमारी ये होती है कि बंडल कंडक्टर में क्या फायदा होता है हमें, अगर हम कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सही, बंडल कंडक्टर की वजह से हमारी कंडक्टर की रेडियस इंक्रीज हो जाती है। बंडल कंडक्टर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक सॉलिड कंडक्टर से, लेकिन बंडल कंडक्टर है आपका तो रेडियस आपकी इंक्रीज हो गई है, यानी कोरोना होने के चांसेस कम होंगे। मैंने बताया ना, अगर रेडियस बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है, तो कोरोना होने के चांसेस कम होते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर। इस केस में क्या होता है कि माना आपके ये दो, एक केस ये है कि यहां पे कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग स्मॉल d है, ठीक, और यहां पे मैंने स्पेसिंग कर दी है 2d, सही। तो जैसे ही हम कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग को इंक्रीज करते हैं, वैसे ही हमारे कोरोना होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में यहां पे कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रही होगी और कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, प्लस इसका भी इफेक्ट इसमें एडिशनल होगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे इसका इफेक्ट इस पे बहुत कम आ रहा होगा। ठीक, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट के बाद आपका जो चौथा पॉइंट है वो है लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज देखते हैं। लाइन वोल्टेज अगर आपका मिनिमम होगा, कम होगा, तो यानी कोरोना होने के चांसेस कम होंगे, और लाइन वोल्टेज की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो कोरोना होने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। अब हम नया टॉपिक देखते हैं इसी में
ये हमने फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना तो पढ़े। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका, कुछ टर्म्स आती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहला टर्म पढ़ते हैं हम लोग, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, देखिए कोरोना होने की दो स्टेज होती हैं, कोरोना अकर्स होने की दो स्टेज होती हैं। पहली स्टेज आपकी होती है कि जब आपको हिसिंग नॉइज सुनाई देगी, ठीक, और दूसरी स्टेज क्या होगी कि अब जो कोरोना हो रहा है वो आपको विजुअल होगा, यानी आपको स्पार्किंग टाइप की, ग्लो टाइप का दिख रहा होगा। तो जो पहला स्टेप होता है जहां पे आपको हिसिंग नॉइज सुनाई देती है वो होता है आपका क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लिख लेते हैं, इट इज मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज at which corona occurs। ठीक, ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि फेज टू न्यूट्रल की आपकी जो मिनिमम वैल्यू है जिसपे कोरोना होना स्टार्ट हो जाता है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। अब एक फॉर्मूला होता है वो मैं लिख रहा हूं, G इक्वल टू V अपॉन R लॉग ई डी अपॉन आर। ठीक, ये फॉर्मूला यहां पर जो आपका जी है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट एट कंडक्टर सरफेस। ठीक, वी क्या है आपका अप्लाइड वोल्टेज जो आप किसी भी कंडक्टर पे अप्लाई कर रहे हैं। डी यहां पर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, एंड स्मॉल आर रेडियस ऑफ द कंडक्टर, रेडियस ऑफ कंडक्टर। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, यहां इसी फॉर्मूले से हम ड्राइव करेंगे क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज को। बेसिकली ये सरफेस पे होता है। ठीक, तो अगर मैं लिख दूं स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है, अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो स्टैंडर्ड कंडीशन एट 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर, यानी प्रेशर की वैल्यू मेरी 76 सेंटीमीटर है, एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सही, तो इस कंडीशन पर अगर G की वैल्यू, जो आपका G है, इसकी वैल्यू 30 kV पर सेंटीमीटर होती है, ये होती है आपकी मैक्सिमम, और 21.2 kV पर सेंटीमीटर RMS। ठीक, तब हम इस वैल्यू को G0 बोलते हैं। ठीक, और इस कंडीशन में हम इस V को बोलेंगे VC भी बोलते हैं, VD भी बोलते हैं। VC बोल रहे हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, ठीक, क्योंकि C लगा हुआ है। VD भी बोल देते हैं क्योंकि डिसरप्टिव से भी कई बार इसे नोटेशन होता है। तब हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है VC इक्वल टू G0 R log E T बाई R। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है VC वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आपकी चेंज होती हैं, ठीक, एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होने का मतलब मैंने आपको बताया था कि माना स्टॉर्मी वेदर है या फिर रेनी सीजन है, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो VC की वैल्यू है ये भी चेंज होगी। ठीक, और ये वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा के। सही, डेल्टा यहां पे क्या है, एयर डेंसिटी फैक्टर। मैं लिख दे रहा हूं, ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर फॉर्मूला आप क्या हो जाएगा, VC इक्वल टू G0
डेल्टा आर लॉग ई डी बाई आर। ठीक, वेयर डेल्टा इक्वल टू, कई जगह इसे डेल्टा नॉट भी लिखा हुआ है तो उससे ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा, इसे बोलते हैं एयर डेंसिटी फैक्टर। ये फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है, और ये फॉर्मूला आपका अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कुछ चेंज आ रहा है, स्टॉर्मिंग वेदर हो रहा है, तो डेल्टा वाला फैक्टर आपका इंक्लूड हो जाता है। सही, और जनरली फॉर द स्टैंडर्ड कंडीशंस डेल्टा की वैल्यू 1 होती है, तो अगर यहां 1 रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है वैसे? डेल्टा बराबर 3.92 बी 273 प्लस टी। ठीक, वेयर बी इज द प्रेशर इन सेंटीमीटर और टी इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो ये वैल्यू हम यहां पुट करके वीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद एक फैक्टर आपका और रिस्पॉन्सिबल होता है, इरेगुलर फैक्टर। सही, Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. इरेगुलर फैक्टर की वजह से अब जो आपका फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है VC इक्वल टू M जी नॉट डेल्टा आर लॉग ई डी बाई आर। इसे एम नॉट भी लिख सकते हैं। सही, यहां पे एम नॉट क्या है आपका? एम नॉट है आपका इरेगुलर फैक्टर। इरेगुलर फैक्टर, ठीक, एम नॉट की आपकी वैल्यू वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर्स। जैसे एम नॉट की वैल्यू 1 भी हो सकती है, एम नॉट की वैल्यू 0.98 टू 0.92 भी हो सकती है, एम नॉट की वैल्यू 0.87 टू 0.80 भी हो सकती है। 1 किसके लिए होगी? पॉलिश कंडक्टर्स। जिस कंडक्टर की पॉलिश अच्छे तरीके से करी होती है, मतलब सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है, मतलब आप मान लीजिए स्मूथ कंडक्टर। एम नॉट की वैल्यू 0.98 से 0.92 किस केस में होती है? फॉर डर्टी कंडक्टर। मतलब होता क्या है कि हमारा जो कंडक्टर होता है एटमॉस्फेयर में रहता है, ठीक, तो उस पर लगातार धूल की परत जमती जाती है, तो उसकी सरफेस इरेगुलर हो जाती है। और 0.87 टू 0.80 ये होता है फॉर रफ और तो नहीं लिखेंगे, या फिर स्टैंडर्ड कंडक्टर। ठीक, तो ये आपकी एम नॉट्स की वैल्यूज हैं, और ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जो आपका न्यूमेरिकल में यूज हो। एक नेक्स्ट देखते हैं हम, ये पढ़ा था हमने क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज। अब हम पढ़ते हैं विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, ठीक, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज के लिए हम डेफिनेशन लिखते हैं। ये भी डेफिनेशन आपकी सेम है। इट इज मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना ग्लो appears। कोरोना ग्लो appears। ठीक, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो पहला वाला पोटेंशियल है, सही, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज, वहां पे हिसिंग नॉइज सुनाई देगी, और जो ये आपका विजुअल है यहां पे आपको स्पार्किंग सा, ग्लो सा आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम वी से। सही, विजुअल फॉर्मूला इसका सेम ऐसा ही होता है, mv जी नॉट डेल्टा आर 1 प्लस 0.3 अपॉन अंडर रूट डेल्टा आर लॉग ई डी बाई आर।
ये इसका फॉर्मूला होता है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज का। बेसिकली विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज में एमवी की वैल्यू थोड़ी सी वेरी करती है। देखिए एमवी की वैल्यू क्या होती है, एमवी की वैल्यू 1 भी होती है और एमवी की वैल्यू 0.72 टू 0.82 1 होती है फॉर पॉलिश कंडक्टर, फॉर पॉलिश्ड कंडक्टर, और एमवी की वैल्यू 0.72 टू 0.82 होती है फॉर रफ कंडक्टर। ठीक, तो ये आपका विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसी में सब टॉपिक, पावर लॉस ड्यू टू कोरोना। पावर लॉस ड्यू टू कोरोना, इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं पहले लिख रहा हूं, पावर लॉस ड्यू टू कोरोना। इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P इक्वल टू 242.2 F प्लस 25 अपॉन डेल्टा V माइनस VC का होल स्क्वायर अंडर रूट R बाई D 10 की पावर माइनस का 5 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। कुछ बड़ा फॉर्मूला है ये, ठीक, तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा इनसर्कल कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। सही, यहां पे मैं बता दे रहा हूं कि एफ आपकी क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक। डेल्टा क्या है आपका, एयर डेंसिटी फैक्टर, एयर डेंसिटी फैक्टर। V क्या है आपका, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। VC क्या है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, डिसरप्टिव वोल्टेज। स्मॉल r क्या है आपका, स्मॉल r है आपका रेडियस ऑफ द कंडक्टर, रेडियस ऑफ कंडक्टर। स्मॉल d क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर। ठीक, और वो मैंने इसकी यूनिट लिखी है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से। दरअसल हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसे हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। सही, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर कुछ और रिजल्ट मिलता है। ऐसे हमें कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और हमें रिजल्ट मिलते रहेंगे। तो हम अपने रिजल्ट और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक रिलेशन को डेवलप कर लेते हैं। इन फॉर्मूलों को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूले। तो ये आपका फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला है। और यहाँ पे जो वैल्यू है 242.2, सीएल बादोहा में ये वैल्यू दे रखी है, नागरथ में वैल्यू थोड़ी सी चेंज है, तो बुक वाइज ये वैल्यू थोड़ी सी डिफर रहती है। ठीक, इस फॉर्मूले का दूसरा नाम भी होता है हमारा पीक्स फॉर्मूला। कई बार एग्जाम में पीक्स फॉर्मूले से आ जाता है सवाल। ठीक, ये है आपका पीक फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना। ये मैंने पहले से फैक्टर लिख दिए हैं, वरना टाइम से बहुत लगता है लिखने में। देखिए कोरोना लॉस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले में क्या था कि फ्रीक्वेंसी, जो पावर लॉस हो रहा था आपका, वो प्रोपोर्शनल हो रहा था F प्लस 25 फैक्टर से। ठीक, तो यहां पे देखिए अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में कोरोना लॉस भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, डीसी के केस में कोरोना लॉस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि डीसी के केस में हम यहां F की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। सही, तो F की वैल्यू 0 पुट करने से P की वैल्यू, कोरोना पावर लॉस की वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए HVDC अगर हम बोलते हैं, HVDC में कोरोना लॉस आपके कम होते हैं। और अगर मैं EHVAC की बात करूं तो कोरोना लॉस आपके
ज्यादा होते हैं। HVDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन, HVAC एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। सेकंड है इफेक्ट ऑफ सिस्टम वोल्टेज। सिस्टम वोल्टेज मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे, पावर लॉस के होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। सही, तो अगर सिस्टम वोल्टेज ज्यादा है तो कोरोना लॉस ज्यादा होगा, सिस्टम वोल्टेज कम है तो कोरोना लॉस कम होगा। थर्ड, इफेक्ट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एयर। कंडक्टिविटी ऑफ एयर से क्या मतलब है कि अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपकी स्टैंड स्टिल है, यानी स्थिर है, हवा तेज नहीं चल रही, नॉर्मल चल रही है, तब वहां पे कोरोना लॉस कम होगा। लेकिन अगर स्टॉर्मी वेदर है या रेनी वेदर है, स्टॉर्मी मतलब कोई आंधी तूफान आ रहा है या फिर रेनी बहुत तेज से बारिश हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि एटमॉस्फेयर में एयर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो जो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी वो आपकी कम होगी, तो इस केस में कोरोना लॉस ज्यादा होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली जो आपका कोरोना लॉस होता है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो उस केस में कोरोना लॉस कम होगा, और डेंसिटी अगर कम होगी तो कोरोना लॉस ज्यादा होगा। जनरली जो हमारा हिली रीजन होता है, पहाड़ वाला एरिया, तो पहाड़ वाले एरिया में हमारा कोरोना लॉस ज्यादा होता है। ठीक, क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे डेंसिटी ऑफ एयर कम होती है। ठीक, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कंडक्टर सरफेस। इफेक्ट ऑफ कंडक्टर सरफेस की बात करें तो कंडक्टर सरफेस अगर आपकी रेगुलर है, सही, तो कोरोना लॉस आपका कम होगा। लेकिन कंडक्टर की जो सरफेस है वो इरेगुलर है या फिर स्ट्रैंडेड है, तो उस केस में कोरोना लॉस आपका ज्यादा होगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कंडक्टर रेडियस। एक कंडक्टर ये बनाया, एक ये बनाया, सेम अप्लाइड वोल्टेज के लिए। अगर हम रेडियस बढ़ा देंगे तो हमारा कोरोना लॉस कम होगा, लेकिन अगर रेडियस कम होगी सेम अप्लाइड वोल्टेज के लिए तो कोरोना लॉस ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपकी सेम वही है जो मैंने बताया था कि अगर स्टॉर्मी वेदर है या फिर रेनी सीजन है तो उस केस में कोरोना लॉस आपका ज्यादा होगा। उसके आगे इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर। ये मैं बता चुका हूं, ये डिस्टेंस है, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो कोरोना लॉस आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और वैसे हमारे पावर लॉस के फॉर्मूले में भी एक जगह आया था, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल D करके आया था। ठीक, तो अगर D की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो P की वैल्यू कम हो रही है। नेक्स्ट, पोलैरिटी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की भी आपकी दो टाइप की पोलैरिटी होती है, एक होती है आपकी पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगेटिव। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। तो पॉजिटिव पोलैरिटी टाइप के कंडक्टर में कोरोना लॉस ज्यादा होते हैं। ठीक, इसमें आपके कोरोना लॉस ज्यादा होंगे और इसमें आपके कोरोना लॉस कम होंगे। और लास्ट है आपका बंडलिंग ऑफ कंडक्टर। बंडलिंग ऑफ कंडक्टर से हमारी जो कंडक्टर की रेडियस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब रेडियस इंक्रीज हो जाती है तो उस केस में आपके पावर कोरोना लॉस कम हो जाते हैं। थैंक्स।